सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको राजेश कल्याणा की ओर से गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से दुआ रहेगी कि आप हमेशा ऐसे खुश रहें, पढ़ते रहें और ज़िंदगी में कामयाबी के जो सीढ़ियों पर चढ़ते रहें। तो ज़्यादा बात को न हम करते हुए करते हैं अपने चैप्टर्स को शुरू। आज हमारा जो पार्ट है वो 17 है। हमने इससे पिछले पार्ट के अंदर प्रिय विद्यार्थियों बात की थी परमाणु के बारे में। हमने कहा था कि जो परमाणु होता है ये जो परमाणु है ये मिलकर बना होता है। इसके अंदर परमाणु का जो है उसमें कक्षा या ऊर्जा स्तर या इसको बोलते हैं कक्ष या कोश, इंग्लिश में इनको बोलते हैं सेल या इनको बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये सारी चीज़ें परमाणु के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में जो कक्ष है या एनर्जी लेवल, इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी जो लेवल है, ये एनर्जी लेवल्स जो है आगे बटे होते हैं आपके कक्षक में। कक्षक या इनको हम उप ऊर्जा स्तर या इनको हम उपकोश भी कहते हैं और इंग्लिश में इनको कहेंगे ऑर्बिटल या इनको सब सेल्स कहेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो कक्षकों में पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो कक्षकों के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए कि अब हम अगर देखें कि जो आपके परमाणु हैं उसके अंदर अगर मैं परमाणु का चित्र बनाऊं तो मान लो ये आपके हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो पाए जाते हैं, ये नाभिक है। नाभिक के बाद में जो बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऊर्जाओं कक्षकों के ऊर्जा स्तरों में, ये हो गए आपके ऊर्जा स्तर और ये आपके मान लो ये जो पहली आपके है कक्षा पहली है ये, और ये जो कक्षा है ये कक्षा दूसरी है, ये ऊर्जा स्तर दूसरा है। ठीक है, और अब हम मुख्य जो बात करेंगे कक्षकों पर करेंगे और ऊर्जा स्तरों पर करेंगे। देखिए ऊर्जा स्तर क्या होते हैं परमाणु, उसके बारे में हम बात करते हैं, ऊर्जा स्तरों के बारे में। तो ऊर्जा स्तर वे कक्षाएं होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निश्चित त्रिज्याओं में चक्कर लगाते हैं और नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय यानी कि वृत्ताकार पथों पर ये चक्कर लगाते हैं। ये जो
सकेंद्रीय वृत्ताकार पथ है, हम बात करेंगे अभी इसके अंदर ऊर्जा स्तरों की। ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल या कक्षाएं, इनकी बात करेंगे। तो ऊर्जा स्तरों को हम N से डिनोट करेंगे। N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, मान लो N बराबर 4। ये ऊर्जा स्तर नंबर पहला ऊर्जा स्तर है, ये ऊर्जा स्तर दूसरा है, ये ऊर्जा स्तर तीसरा है, ये ऊर्जा स्तर चौथा है। आपको अच्छी तरह से इनको समझना है। देखो, अब इन ऊर्जा स्तरों को K कहा, पहले को K कहा, दूसरे को कहा प्रिय विद्यार्थियों L, तीसरे को कहा M और चौथे को कहा N। ठीक है, इन ऊर्जा स्तरों को यूं नाम दिया। अब ये ऊर्जा स्तर जो है, अगर मैं इसको चित्र बना के बताऊं तो ये बेटा नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर जो है, जो पहला ऊर्जा स्तर है, ये पहला ऊर्जा स्तर है। इसको अगर केंद्र माने तो इसके चारों तरफ दूसरा ऊर्जा स्तर है बेटा। ठीक है, ये आपके दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये आपके दूसरा ऊर्जा स्तर है, और इसको सेंटर माने तो इस प्रकार से सकेंद्रीय वृत्ताकार भाग, सकेंद्रीय वृत्ताकार, ये 4 प्रकार के आपके ऊर्जा स्तर हो गए। अब मैं इनका नाम अगर दूं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हैं बेटा नाभिक, ये है आपके न्यूक्लियस नाभिक। नाभिक के अंदर ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन हैं। ठीक है, अब ध्यान देखें कि जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी वह उसका परमाणु क्रमांक निर्धारित करता है, और जितने दोनों की संख्या होगी वो क्या करता है, निर्धारित न्यूक्लियनों की संख्या करता है। अब सुनिए बात, ये ऊर्जा स्तर 1 है, ये ऊर्जा स्तर 2 है, ये ऊर्जा स्तर 3 है, और ये ऊर्जा स्तर 4 है। इस प्रकार ये ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, जिनको आपने कोश भी कहा, कक्षाएं भी कहा। अब ये बात हमें ज्ञात है कि इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर ऐसे लगाते हैं जैसे बीच में सूरज है, और सूरज के चारों ओर जो ग्रह होते हैं, प्लेनेट है, वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हमारा सौर मॉडल है। अब सौर मॉडल पृथ्वी या अन्य जो 8 ग्रह हैं वे जैसे ही घूमते हैं तो उनके अंदर जो है अपने निश्चित ऊर्जा पथ पर घूमने के लिए ऊर्जा स्थायी रूप से परमानेंटली उस पथ पर मिलती रहती है, बनी रहती है। इसी प्रकार ही इलेक्ट्रॉनों में भी ऊर्जा इस टाइप से परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए बनी रहती है। जब ये इन ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं तो न तो ऊर्जा निकालते हैं बाहर और न ही इनको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन भी आपस में इन्होंने बांट रखे हैं। अभी पहली ऊर्जा, पहले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको कितनी ऊर्जा चाहिए और उसके अंदर कितना संवेग चाहिए, जिसको हम कोणीय संवेग कह सकते हैं। ठीक है, कोणीय संवेग यानी कि जब हम किसी भी द्रव्यमान को किसी मुख्य अक्ष के चारों ओर घुमाते हैं तो वो कितनी रेडियस से, कितनी दूरी से, निश्चित दूरी से घूम रहा है, वो उसका कोणीय संवेग कहलाता है। वेग होता है गति,
संवेग होता है किसी भार के साथ में, द्रव्यमान के साथ में गति, और कोणीय संवेग होता है किसी त्रिज्या के सहारे किसी वस्तु के चारों ओर घूमना एक निश्चित ट्रैक पर। वही काम हमारे सौर मॉडल में ग्रह करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का भी प्रकृति को समझना बहुत ही मुश्किल है। देखो प्रकृति ने ये सौर मॉडल का जो है हमारे प्रत्येक छोटे से छोटे परमाणु के अंदर, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उनके अंदर भी ये चीज विकसित करती है। ठीक है, तो देखिए अब बात करें कि इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे। भी पहले में इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, दूसरे में इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए। तो इसलिए एक नियम दिया गया इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात करने का, भी पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वो बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, वो आपको याद करना पड़ेगा। देखो कैसे, देखिए मैं हेडिंग देता हूं इसमें, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हेडिंग है जी आपकी। हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होगी, उस फार्मूलों को कहेंगे हम 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये फार्मूला होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब n बराबर आप 1 रखिए और इस फार्मूले में पुट कीजिए। देखो आपको पता है कि फार्मूले के अंदर बेटा 2 तो आने, और यहाँ पे n कितना और उसका स्क्वायर। n प्रिय विद्यार्थियों देखो यहाँ पे n 2 तो आ गया ये आपके सामने, और यहाँ पे हम अपनी तरफ से गुणा लगा सकते हैं। n का मतलब हो गया 1 इसके स्क्वायर, और 2 का 2 और 1 को अगर खोलें तो 1 गुणा 1। आप देखें तो 2 1 कम 2, तो जो पहला कक्षक है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की पहली कक्षा में अगर आपसे पूछे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बेटा n का मतलब यहाँ पे रखते हैं तो आपको पता है यहाँ पे n 1 आया, तो अब n का मान इसमें 2 रखेंगे। यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों में ये सूत्र फार्मूले का 2 है, यहाँ n की जगह हमने 2 रख दिए। तो बेटा यहाँ पे भी ये तो 2 आ गया यहाँ पे, और इस 2 की स्क्वायर का मतलब 2 अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको 2 बार लिखना, हमने ये लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। तो जो दूसरी कक्षा है प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो तो कितने होते हैं वो तो अपने देखेंगे, पर आपको मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब n बराबर 3 में देखते हैं, ठीक है, n बराबर 3 में, तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, और यहाँ पे 2 की जगह 3, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि 3 को 2 बार लिखना, यहाँ पे 2 है तो 2 बार लिखेंगे, अगर कितना भी हो उतने बार लिखेंगे। तो ये 2 ये कितने हो गए बेटा, ये तो 6 हो गए, 6 यहाँ तक 6 बन गए ना, 2 का पाड़ा 3 बार पड़ा 6, 6 का पाड़ा 3 बार पड़ा 18। तो तीसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे प्रिय विद्यार्थियों 18। उसी प्रकार n बराबर अगर 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 दूना कितने होते हैं
16 दूने 32। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रिय विद्यार्थियों कितने हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले कक्ष में अधिकतम कितने हैं, अधिकतम की बात करें हमने, ठीक है। अधिकतम की कितने आ सकते हैं, कम से कम कितने आ सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कम से कम कितने आ सकते हैं, तो कम से कम तो 0 आ सकते हैं किसी में, और अधिक से अधिक पूछे पहले में तो 2 आ सकते हैं, अधिक से अधिक चौथे में पूछे तो 32 सकते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ये न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं न ही अवशोषण करते हैं। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाए मान लो ऊपर वाली कक्षा में, इसके अंदर चला जाए, यहाँ पे जाना चाहता है, कहाँ से? इस कक्षा से यहाँ जाना चाहता है ऊपर वाली। तो ऊपर वाली स्टेप में जाने के लिए आपको पता है ऊर्जा इसको चाहिए, तो ये ऊर्जा को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और यहाँ चला जाएगा। अगर ये ऊपर वाली कक्षाओं से मान लो नीचे आना चाहता है तो ऊर्जा का क्या करेगा बेटा? उत्सर्जन करेगा, निकालेगा। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती है ऊर्जा का स्तर भी इनका बढ़ता जाता है, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। समझ में आ रही बात? तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जैसे ही ये निम्न कक्षाओं से उच्च कक्षाओं में जाना चाहते हैं तो इनको ऊर्जा चाहिए, यानी कि ऊर्जा का क्या होगा? यहाँ पे अवशोषण होगा। और जैसे ये उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ये ऊर्जा को वापस छोड़ेंगे, तो इसको कहते हैं ऊर्जा का क्या हो जाएगा इसमें? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन और अवशोषण जब इसका फोटो लिया गया इसका एक्सरे के द्वारा तो एक स्पेक्ट्रम बना, ठीक है, और उसमें एक रेखीय छोटी छोटी लाइनें, चमकीली और काली लाइनें प्राप्त हुई, तो इसका एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे भी ये पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए। ये बात कोणीय संवेग की बात वैज्ञानिकों ने बताई कि किसी भी नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए उसको एक निश्चित उसकी ऊर्जा और उसका कोणीय संवेग होना चाहिए। तो देखिए कोणीय संवेग के बारे में हम बात करते हैं। देखो कोणीय संवेग जो है ये कोणीय संवेग और इसका फार्मूला है mv/r। m यहाँ पे मास है, v यहाँ पे वेग है, r है इसकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी लंबाई होगी वो उस हिसाब से फार्मूले में। तो n बराबर 1 है तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा? तो mv/r nh बटा में 2 पाई। n यहाँ पे कितना है? 1 है। तो कोणीय संवेग को अगर मैं पूरे को P1 लिखूं तो P1 यहाँ पे हो जाएगा 1 h बटा में 2 पाई, यानी कि इसका आंसर आ गया कि ये हो जाएगा आपके h बटा में 2 पाई। अगर यहाँ पे 1 माने तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2 h पाई, और 1 बटा 2 को अगर अपने 0.5 लिखें तो ये h पाई इसका कोणीय संवेग होगा। n बराबर 2 में देखें बेटा, n बराबर 2 में देख लो तो भी P2 मान लो, इसको कोणीय संवेग दूसरा मान लो, यहाँ पे 2 और h की जगह h 2, ये फार्मूले में आया हुआ है, पाई ये आया हुआ है, 2 से 2 कट गया, आपको पता 2 से 2 कट गया तो ये इसको हम लिख सकते हैं
एच बटा में पाई, या इसको 1 लिख दें तो भी 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इस प्रकार से ये मान रखते जाएंगे तो इसका 0, 1.5 एच पाई, फिर 2 एच पाई। तो इस प्रकार से जैसे पहले के अंदर जो कोणीय संवेग होगा वो 0.5 एच पाई होगा, दूसरे के अंदर एच पाई होगा, तीसरे के अंदर 1.5 एच पाई होगा, चौथे के अंदर क्या हो जाएगा 2 एच पाई होगा। तो इस प्रकार से उसका आधा कोणीय संवेग होगा, 1 में आधा हो जाएगा और 2 वाले में 1 हो जाएगा, 3 वाले में मान लो 1.5 हो जाएगा, 7 वाले में पूछे तो 3.5 3.5 एच पाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात तो आपको ये मैंने बता दी। अब ऊर्जा देखें, अगर ऊर्जा की बात करें पहले में ऊर्जा कितनी पाई जाएगी, तो वो ऊर्जा जो है वो हो जाएगी E बराबर एच E बराबर mc²। आइंस्टीन की इलेक्ट्रॉन के अनुसार इनमें पाई जाने वाली जो ऊर्जा है वो mc² से निकाली जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे आपके सिलेबस से बाहर है, ये आइंस्टीन ने बताया था। और एक फोटोन की ऊर्जा h/nu, E बराबर h/nu, ये भी था। तो इस प्रकार से जो है ऊर्जाओं का भी इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम ऊर्जाओं के बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन हम अपने मेन मकसद पे चलते हैं। हमारा अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा कक्षक किसे कहते हैं। ऊर्जा स्तर को भी छोटे छोटे भागों में जो बांटा उनको हमने कक्षक कहा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कक्षक के बारे में अगर बात करें तो कक्षक जो थे लगभग 4 थे। 4 कक्षकों के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, उसमें से भी 3 कक्षकों को ज़्यादा यूज करेंगे और चौथे कक्षक को हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। तो देखिए कक्षक के बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैंने बताया आपको कि परमाणु किसमें, परमाणु जो है बेटा किसमें बटा होता है, ऊर्जा स्तरों में, और ऊर्जा स्तर किसमें बंटेंगे, कक्षक में। ठीक है। और कक्षक कितने प्रकार के होंगे, कक्षक आपके पास 4 प्रकार के होंगे, S, P, D और F। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ये चीज़ें आप ऐसे कैसे याद करना, S, P, D और F कक्षक है। ठीक है। S कक्षक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। मान लो अगर मैं इसको अगर देखूं तो इसमें कक्षकों की संख्या की बात करें, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से समझना एक एक चीज़। अब आप थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए इस चीज़ को थोड़ा समझना और याद भी करने की कोशिश करना। देखो इसमें कक्षकों की संख्या की बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कक्षकों की संख्या, और इधर मैं लिख देता हूँ कक्षक का नाम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे कक्षक हो जाएगा आपके S, और S के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P भी है और कक्षक D भी है और F भी है। इतने प्रकार के कक्षक हमने लिख दिए। अब इसमें देखिए कि पहला कक्षक है, इसमें कक्षकों की संख्या आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये कक्षक है। तो कक्षकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है। और P के अंदर बेटा कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, P के अंदर कक्षकों की संख्या हो जाएगी आपके 3। ठीक है, ये 3 हो जाएगी कक्षकों की, 1 2 3 ये कक्षक बना रहा हूँ मैं। ठीक है, याद रखने के लिए। D के अंदर कक्षकों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। D के अंदर बेटा कक्षकों की संख्या हो जाएगी 5।
ठीक है, डी के अंदर कक्षकों की संख्या हो जाएगी 5। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, डी के अंदर कक्षकों की संख्या, और एफ के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 4 5 6 7। तो इसके अंदर हो जाएगी कक्षकों की संख्या 7। ये 5 और ये कक्षकों की संख्या 7। याद रखना विषम संख्याएं हैं, वैसे विषम संख्याओं के आधार पर ये कक्षकों की संख्या हो जाएगी। अब इनमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक कक्षक के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको अच्छी तरह से। तो एक कक्षक के अंदर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा, एक घड़ी की दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। इसमें पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो भरे गए हैं ये इलेक्ट्रॉन आपको मानना है, कुछ चीजें काल्पनिक है, उसको आप एज इट इज वैसे ही याद करने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। डी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपके हो गया। अब सुनिए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हम ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 6। डी में कितने? 10। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इन बातों को आप किसी भी कक्षक में कम से कम इलेक्ट्रॉन पूछे तो 0 भर सकते हैं, इसमें न 0 खाली छोड़ दो। अधिक से अधिक कितने भर सकते हैं? 2। और बीच में मध्य में या हम के आंशिक कितने भर सकते हैं? 1 भी भर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से कहां तक भर सकते हैं? 2 तक। इसमें 3 से कहां तक भर सकते हैं? 6 तक। इसमें 3 से 6 नहीं, इसमें हम बात करें यहां पे 1 से 2 तक, इसमें 1 से 6 तक, इसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। ये कक्षक हो गए। ये एस कक्षक, इसकी आकृति गोलाकार होती है। अगर आकृति की बात करें, आपके आकृति तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पी की जो आकृति है वो डंबल के आकार की हो सकती है, डंबल शेप। और डी की आकृति है वो डंबल शेप। अब आपको कि सर डंबल क्या होते हैं? ये गोलाकार है, ये डंबल के आकार का है, ये 2 डंबल है इस टाइप से अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एफ की आकृति जो होती है वो जटिल हो सकती है, ठीक है। एफ की आकृति जटिल भी हो सकती है। इसकी कोई आकृति का कोई अभी तक पता नहीं चला। इसकी आकृति को हम लिख सकते हैं कि इसकी आकृति जटिल होती है। आकृति का कोई विशेष महत्व नहीं है, आपको पता होना चाहिए भी एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से ज्ञात होनी चाहिए। आज हमने जो किया उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं कि ऊर्जा स्तरों के बारे में हमने बात की कि परमाणु के अंदर जो परमाणु को बांटा गया है वो ऊर्जा स्तरों के रूप में बांटा है। ऊर्जा स्तरों को हमने KLMN कहा। n बराबर 1 K है, n बराबर 2 K है, और n बराबर 3 L है, और n बराबर 4 M है। और उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमने कौन से फार्मूले से ज्ञात किया? हमने ज्ञात किया 2n की स्क्वायर से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। n का मान रख के हमने पहले में इलेक्ट्रॉन 2 थे, दूसरे में 8 थे, तीसरे में 16 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने ये बात कही कि कोणीय संवेग आपको बताया था कि जो घूम रहा है वो न इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देता है न लेता है, एक निश्चित पथ में अगर घूम रहा है, लेकिन जैसे ही वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है तो ऊर्जा लेता है, और जैसे ही उच्च से निम्न ऊर्जा स्तरों में आता है तो ऊर्जा को बाहर
रिलैक्स करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि कक्षक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक एस प्रकार का, पी, डी और एफ। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। और उसमें हमने कक्षकों की बात की कि एस में कक्षक 1 होता है, विषम संख्याएं जो गिनती शुरू होती है हमारी, और पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 कक्षक होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 18 होगा उसमें हम किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखना आ गया और आप बिल्कुल अच्छी तरह बगैर देखे लिखना अगर सीख जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री को सीखने में आसानी होगी कि कैसे धनायन बनते हैं, कैसे ऋणायन बनते हैं, संयोजकता क्या होती है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनन विभव क्या होता है, त्रिज्याएं कैसे निकाली जाती है, कितने प्रकार की त्रिज्याएं होती है। तो हम ये सारे चैप्टर्स करेंगे। तो अब आप लोग मेरे को दीजिए इजाज़त, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो डेली लाइक करें। मेरे को पता चलता है कि कौन से जो साथी हैं मेरे से जुड़े हुए हैं वो लाइक कर रहे हैं, और कई बच्चों का मैं जवाब नहीं भी दे सकता तो प्लीज़ माफ़ करना, कभी कभी समय नहीं होता, और क्योंकि विद्यालय में भी जाना होता है, बड़ी मुश्किल से आप लोगों की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित न हो इसलिए टाइम निकालते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने ये एक प्रोसेस शुरू की है ताकि उनको भी लाभ हो। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का निशान है उसको दबा दें, और ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आपको जो भी न्यू वीडियो है वो मिलते जाएंगे। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट अपने स्टेप में। तब तक के लिए आप लोगों को राजेश कल्याणा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।